नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र केवल मतदान से ही नहीं बल्कि इसकी शुद्धता की प्रक्रिया से भी मजबूत होता है। इसको और मजबूत करने के लिए और शुद्ध करने के लिए निर्वाचन आयोग समय समय पर अभियान चलाता रहता है। इसी के तहत आजकल एसआईआर काफ़ी चर्चा में है और इस विषय पर आज हमसे बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश अस्थाना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी स्टूडियो में हमारे। नमस्कार। और जैसा कि हमने कहा एसआईआर, तो ये एसआईआर है क्या और इसका उद्देश्य क्या है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, आजकल एसआईआर बहुत चर्चा में है और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जैसा कि आपने कहा, हमारे मतदाताओं का जागरूक होना और उनका शुद्ध होना, मतदाता सूची का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो मतदाता सूची में समय समय पर जो अशुद्धियां आ जाती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम कहीं कहीं दो जगह हो जाते हैं जी। कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मृतक लोग रह जाते हैं, उनके नाम मतदाता सूची में अगर पड़े हुए हैं या किसी का नाम किसी गलत ढंग से चढ़ गया है, तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग करवाता है जी। और इसी क्रम में इस बार यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। ऐसा यह जो विशेष गहन अभियान है, ये 22 वर्षों बाद अपने प्रदेश में भी हो रहा है। जी। इसके पूर्व 2003 में हुआ था। जी। तो 2003 के बाद अब 2025 में मतदाता सूची को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि इस बीच में 22-25 वर्षों के अंतराल में बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी। हालांकि हर चुनाव के पहले थोड़े बहुत पुनरीक्षण होते हैं, लेकिन उनकी गहनता से आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बीच में इस तरह की बातें सुनने को भी मिली, या इस तरह क्या है कि बहुत सारे अनागरिक जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो भी मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं गलत तरीक़ों से, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं यहाँ पर कहीं ना और नौकरी कर रहे हैं, गांव में भी उनका नाम पड़ा हुआ है, दो जगह नाम है। तो ऐसे में उनके मतदान की जो है गड़बड़ियाँ होने की स्थिति उत्पन्न होती है। वो कहाँ पर मत दें, और अनावश्यक मतदाता सूची में बोझ बना रहता है। मतदाता की संख्या बहुत ज़्यादा दिखती है जबकि वास्तव में मतदाता होते कम हैं। तो इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, ताकि वास्तविक मतदाता ही सूची में शामिल हो सके, यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो जो 2003 में छूट गए हैं जो नाम, उनको जोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास किया गया? जी, जो 2003 में छूट गए हैं या जो नए मतदाता हैं उनको भी इस मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, या वर्ष 2003 में जिनके नाम सूची में न रहा हो, तो उनके लिए जो उनके माता पिता हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके जो भी पूर्वज हैं, परिवार के किसी सदस्य का नाम यदि मतदाता सूची में है, तो उनका भाग संख्या और मतदाता सूची में उनका नाम क्रमांक दे करके वो अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत विशेष घबराहट जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ऐसा आम तौर पर प्रचार में दिख रहा है या लोगों के मुंह से ये सुना जा रहा है, या ऐसी अफवाहें हैं कुछ लोगों द्वारा उड़ाई भी जा रही हैं कि इससे जो है कुछ लोगों के नाम कट जाएंगे, बहुत सारे लोगों के नाम जो है हटा दिए जाएंगे, या नागरिकता पर इसका असर पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये डर है, कुछ वर्ग विशेष हैं उनके मन में ये डर है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इससे शायद उनका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा, तो उनको विभिन्न प्रकार की परेशानियां। भारत निर्वाचन आयोग ने और सरकार ने भी ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण का ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, इससे नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है जी। यह केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण का एक अभियान है कि मतदाता सूची अपनी शुद्ध हो ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। हाँ, इसमें मतदाता सूची में जो अनावश्यक नाम है वो हटेंगे, जो लोग मृत हो चुके हैं या जो लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, जिनका नाम पहले मान लीजिए बनारस में रहते थे, बनारस में दर्ज है, अब वो बेंगलोर में रह रहे हैं तो वहाँ भी दर्ज है, तो ऐसे लोगों का नाम, अब सारे मतदाताओं का नाम एक ही जगह होगा, वो एक ही जगह के मतदाता हो सकते हैं जी। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2003 तक का जो समय दिया गया है कि वर्ष 2003 की सूची में जिनके नाम होंगे या जिनके पूर्वजों के नाम होंगे, जिनके परिवार के नाम होंगे, उनको मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अब जो अनागरिक हैं
जिन्होंने गलत तरीके से जो देश में प्रवेश किए हुए हैं या जो सीमा पार करके आए हैं, तो कुछ जो घुसपैठिए हैं उनके मन में ये दहशत है, और ये होनी भी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो अनागरिक हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो बिल्कुल वो भारत में मतदाता सूची में रहने के अधिकारी नहीं हैं, और वे अगर होंगे तो निश्चित रूप से वे हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करेंगे। तो बिल्कुल उनका नाम हटना चाहिए। तो इससे भारतीय नागरिकों को बिल्कुल कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। न ही ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारा नाम किसी वजह से छूट जाए तो हम भारत के नागरिक नहीं होंगे। हमारे पास भारत की नागरिकता होने के तमाम प्रमाण मौजूद हैं। अच्छा, इसमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? अगर हमें अपना नाम जुड़वाना है जी, तो देखिए, अभी जो सर्वे आया है कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए, तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो इसके पहले जो तैयारियां की हैं उसमें ये स्पष्ट किया है कि कम से कम 70% मतदाताओं को तो किसी भी दस्तावेज को देने की आवश्यकता ही नहीं है, जो पहले से हैं, जो पहले से दर्ज हैं। लगभग 48% लोग, 40% लोग ऐसे हैं जिनके नाम 2003 में भी हैं और आज भी हैं। जी। शेष और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता के नाम पहले से दर्ज हैं, उनके दादा दादी के नाम पहले से दर्ज हैं। तो ऐसे लोगों को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। बस जो बीएलओ ने जो फार्म दिया है उस फार्म को ठीक से वो परिपूरित कर दें, भर दें, और उसमें जो वांछित सूचनाएं मांगी गई हैं, जैसे उनके माता पिता का नाम, मतदाता क्रमांक में मतदाता सूची में उनका क्रमांक, उनकी जो अनुभाग संख्या है, जो बूथ संख्या है, ये चीज़ें बस भर देंगे और किसी दस्तावेज को देने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग फोकस में हैं? किन किन लोगों पे ज़्यादा फोकस है? जैसे कि अधिकारियों में, और घर के अगर कोई सदस्य, तो मेन फोकस में कौन कौन है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि फोकस में भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी एक सूक्ष्म व्यवस्था की है, जो सारा दारोमदार बूथ लेवल ऑफिसर पर है, और जो अपने बूथ के लोगों को निकट से जानता है, वह वहाँ के लेखपाल हो सकते हैं, वहाँ के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक हो सकते हैं, वहाँ के शिक्षा मित्र हो सकते हैं, जिनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तो चूंकि वो वहाँ के स्थानीय हैं और स्थानीय लोगों को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वे घर घर जा रहे हैं और प्रत्येक मतदाता के नाम पर 2 प्रतियों में उनको फॉर्म दे रहे हैं। अब फोकस इस बात पर है कि जो लोग मृत हो चुके हैं उनके नाम हटा दिए जाएं, और जो अभी नए मतदाता हैं, जो वयस्कता में आ चुके हैं, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनके नाम को जोड़ दिया जाए। तो अभी ये जो मतदाता सूची का जो ये चल रहा है क्रम, अभी जो 1 सप्ताह का समय और बढ़ाया गया है, इस 1 सप्ताह के क्रम में अभी जो 2003 में पुराने लोग थे उनका किया जा रहा है, और जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, पहले भी उनका नाम रहा है, जिन्होंने 2003 के बाद के चुनावों में मतदान किया है, उनके नाम दिए जा रहे हैं। अब जो नए मतदाता हैं, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु अभी पूरी की है, या किसी कारणवश 2003 की सूची में उनका नाम नहीं रहा है, उनको इस हफ्ते के बाद जो अगला चरण चलेगा उसमें उनको शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु का है या उससे अधिक का है, वो इस पूरी प्रक्रिया में फोकस में है, और उसका यह अधिकार है कि वो मतदाता सूची में शामिल हो और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसमें तकनीकी का कितना योगदान है? जी, बहुत। अभी तक की जितने भी मतदाता सूची पुनरीक्षण हुए हैं, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है पिछले चुनावों तक, वह बिल्कुल ही जो है नॉर्मल पैटर्न पर और बिल्कुल मतलब मैनुअल तरीके से, क्योंकि जिस तरह से है कि तकनीकी हर जगह हावी है, तो इसका यहाँ पे तो किस तरह से योगदान ये जो लोगों में भागम भाग है कि हमें फार्म नहीं मिल पाया है, ऐसी सूचनाएं हम लोग अखबारों में भी दे रहे हैं, आप लोग पढ़ने, बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमें अब तक फार्म नहीं मिला। तो इसके लिए तकनीकी उनमें सहायक है। अगर उन्हें बीएलओ नहीं मिल पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी भारत निर्वाचन आयोग की साइट पर जी बिल्कुल, तो खुद से भी ये प्रक्रिया खुद से जाकर के वो फार्म को डाउनलोड करें और अपना फार्म वो फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के नाम पहले से हैं उनको भी ढूंढने के लिए बीएलओ को भी बहुत
मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीएलओ को जो ऐप मिला है निर्वाचन आयोग से, तो जो लोग पूर्व से दर्ज हैं सूची में, उनका नाम हरे रंग में वो दिख जाएगा। अच्छा। तो इसके लिए उन्हें अतिरिक्त आवश्यकता, श्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उनका नाम ढूंढा जाए और मिलान किया जाए। वो पहले से मिलान किए हुए हैं सूची में 2003 में जो हैं, तो उनको अलग से समय नहीं देना है उनके लिए। तो इसलिए इसमें बहुत घबराने की, बहुत दबाव लेने की, बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। समय पर्याप्त है और ये सबका दायित्व बनता है, बीएलओ के साथ ही सभी मतदाताओं का ये दायित्व बनता है कि वो एक बार अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर लें। बिल्कुल। और अगर उनका नाम है तो फिर वो निश्चिंत रहें और वो फार्म भर करके दे दें, जमा कर दें बीएलओ के यहाँ, या ऑनलाइन जमा कर दें। दोनों तरीक़ों से उनका नाम उसमें शामिल होगा। लोकतंत्र को सशक्त करने में इसकी आपके नज़र में क्या भूमिका है? जी बहुत, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का सजग प्रहरी है और प्रत्येक नागरिक को यह संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपने मत की, अपने मन की सरकार को निर्वाचित करे और मतदान दे, मताधिकार का प्रयोग करे, और जो भी प्रत्याशी जिस भी राजनीतिक दल का हो, निर्दल हो, जो उसे अच्छा लगता हो या नहीं भी अच्छा लगता हो, तो वह अपनी असहमति प्रकट करने के लिए भी नोटा की व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की है, तो वो उसे करना चाहिए। इससे ये होगा कि जितनी अधिक सशक्त भागीदारी मतदाता की निर्वाचन में होगी, हमारा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा अभिव्यक्तियां सामने आएंगी। और अभी तक जैसे क्या होता है कि अगर हम बात करें पूर्व के चुनाव में, इधर तो 2014 के बाद से हम लोगों ने देखा है, एक अच्छा संकेत है कि मतदाता के मताधिकार का, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। अब 60%, 65%, 50% अधिकांश जगहों पे मतदान हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां मतदाता अभी रुचि नहीं ले रहे और उनका मतदान प्रतिशत कम है। लेकिन आप देखिए, अगर ऐसे तुलना करें हम कि कभी इसके पहले के चुनाव में ऐसा भी होता था कि 40% ही मतदान हुआ, 45% मतदान हुआ और हमने किसी विधायक को चुन लिया। तो अब जो विधायक हमने निर्वाचित किया वह 40% लोगों की भागीदारी से चुना गया। बाकी 60% जो हमारी जो मतदाता हैं, जो इस प्रक्रिया में से तटस्थ रहे, जिन्होंने भाग नहीं लिया, तो उनकी सहमति या असहमति उस नेता के प्रति, उस जनप्रतिनिधि के प्रति तो आई नहीं। कितने लोगों को आप खरीदेंगे, कितने लोगों पर आप बाहुबल का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही है ना। तो शैलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और SIR पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।